वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एस के जी जूसरी। देखो, आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास की जो 12th क्लास की वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। उसका सेकंड चैप्टर था वर्ल्ड पॉपुलेशन वाला, विश्व जनसंख्या वाला। उस टॉपिक के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। उसके दो लास्ट टॉपिक, दो बिंदु बचे थे। एक तो जननांग के संक्रमण सिद्धांत बचा था, एक जनसंख्या नियंत्रित करने वाले कारक बचे थे। इसके अलावा मैंने ना उसमें जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या वितरण क्या होता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, इसके अलावा हमने जनसंख्या घनत्व के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद में उसमें जनसंख्या वृद्धि की कुछ बहुत सारी संकल्पनाएं थी, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि के घटक पढ़े थे, उन सब का अध्ययन किया था। मैंने अपने पिछले वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने ना बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि जैसे बताया था पिछले वीडियो में, क्या प्रवास बताया था, जन्म दर क्या होती है, मृत्यु दर क्या होता है, प्रवास के कहाँ कहाँ प्रवास होता है, स्थायी प्रवास, अस्थायी प्रवास, मौसमी प्रवास होता है। इसके अलावा प्रवास गांव से नगरों से, गांव से नगर से, नगर से गांव, से गांव से गांव की ओर, नगर से नगर की ओर प्रवास होता है। इसके अलावा अप्रवास क्या होता है, उत्प्रवास क्या होता है, उद्गम क्या होता है, गंतव्य क्या होता है। फिर प्रवास को प्रभावित करने वाले हमने कारक के बारे में बातचीत की थी, उनका अध्ययन किया था। प्रतिकर्ष क्या क्या होता है, अपकर्ष कारक क्या होता है। इन सब को लेकर आज हम जो इसका अंतिम जो टॉपिक बचा हुआ है, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। ये है एक सिद्धांत है, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत। संक्रमण सिद्धांत, देखो इस सिद्धांत का तात्पर्य क्या होता है, ये सिद्धांत किसे कहा जाता है, इसका मतलब क्या होता है। देखो, इस सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। इस सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जो वर्तमान जनसंख्या है उसके वर्णन करने में इसका उपयोग किया जाता है। याद रखना, किसी क्षेत्र की वर्तमान जनसंख्या के वर्णन करने के लिए और भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान लगाने के लिए इस सिद्धांत का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो याद रखना, मैं साथ साथ में लिखता ही जाता हूँ, आप लिख लेना, इसके नोट्स बना लेना। यानी इस सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन और भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान, भविष्य की जनसंख्या का, भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के, भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है, ये याद रखना। यानी सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करना और भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। ध्यान रखना, ये सिद्धांत हमें बताता है, ये सिद्धांत हमें बताता है कि, ये सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे एक ही समाज, जैसे एक समाज ग्रामीण खेतिहर, और अशिक्षित अवस्था से अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके, अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय
औद्योगिक, नगरीय, औद्योगिक और साक्षर या नगरीय औद्योगिक हम कह सकते हैं साक्षर बनता है, नगरीय औद्योगिक व साक्षर बनता है, साक्षर बनता है। देखो ये सिद्धांत हमें बताता है कि एक समाज ग्रामीण, खेतीय और अशिक्षित अवस्था से, यानी ये पहली अवस्था है, इसकी ध्यान रखना, जहां से उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है, से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है। तो किसी प्रदेश की जनसंख्या, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या, प्रदेश की जनसंख्या, किसी प्रदेश की जनसंख्या, याद रखना, उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से, यानी उच्च जन्म व उच्च मृत्यु से, यानी उच्च जन्म, यानी यह सिद्धांत ये बताता है कि हमें एक समाज जो ग्रामीण, खेतीय और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, यानी उच्च जन्म दर का मतलब है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, यानी पहली अवस्था जिसमें ग्रामीण, खेतीय और अशिक्षित लोग होते हैं, इसीलिए वहां पर उच्च जन्म दर होती है और उच्च मृत्यु दर होती है, से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु। देखो ये तीसरी अवस्था है, निम्न जन्म निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है, में परिवर्तित होती है। जो सेकंड अवस्था वो संक्रमण की अवस्था होती है। यह परिवर्तन अवस्थाओं में होता है जिन्हें सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, जननांगिक संक्रमण सिद्धांत या जननांगिकी चक्र के रूप से जाना जाता है। ध्यान रखना, ये आगे लिख भी सकते हो आप कि ये परिवर्तन कौन सा, इसमें जो परिवर्तन हुआ है ये परिवर्तन अवस्थाओं में होता है। किसमें होता है? अवस्थाओं में। तीन अवस्था होती है इसकी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इन तीनों अवस्थाओं को अभी हम समझेंगे कौन कौन सी होती है। पहली अवस्था में उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर, दूसरी अवस्था संक्रमण की अवस्था होती है, तीसरी अवस्था में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, यानी वो प्रोग्रेस कर लेती है तीसरी अवस्था तक आते आते। तो आगे क्या लिखोगे इसे, निम्न जन्म व निम्न मृत्यु में परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन होता है, परिवर्तन होती है। तो ये परिवर्तन अवस्थाओं में होता है। किसमें होता है? जिन्हें सामूहिक रूप से जननांगिकीय चक्र के रूप में भी जाना जाता है। तो ये कैसे होता है, देखो आप ऐसे लिखना, ये होता है ग्रामीण, खेतीय, अशिक्षित, ग्रामीण, खेतीय, अशिक्षित, ठीक है, से ग्रामीण से नगरीय, खेतीय से कैसे होगा, औद्योगिक, और अशिक्षित से शिक्षित, या हम कह सकते हैं साक्षर। ये ध्यान रखना। देखो इसके अंतर्गत क्या है क्या नहीं है, सुनना। देखो ये पहली अवस्था है, ये तीसरी अवस्था है, और बीच वाली अवस्था है संक्रमण। ध्यान रखना, बीच वाली अवस्था है संक्रमण। ये आपको साथ में लिख लेना है। कैसे? देखो ये प्रारंभिक अवस्था है, ये पहली अवस्था है। पहली अवस्था जिसके अंतर्गत ग्रामीण, खेतीय और अशिक्षित लोग होते हैं। अब देखो जब ग्रामीण, खेतीय, अशिक्षित लोग हैं तो उनमें किसमें, उनके पास किसी भी प्रकार की तकनीक नहीं है, ध्यान रखना। इसके अलावा उनके जनसंख्या, क्योंकि उच्च जन्म दर पहली अवस्था में क्या होता है, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु होती है। जब जन्म भी उच्च होता है, मृत्यु भी उच्च होता है, तो इस अवस्था में क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, धीमी होती है। इनके पास जीवन प्रत्याशा भी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इसके अलावा ये जनसंख्या पूर्ण रूप से किसमें, खेती यानी प्राथमिक क्रियाओं से रिलेटेड जो कार्य होते हैं उनसे जुड़े होते हैं। और अधिकांश लोग इसमें क्या होते हैं, अशिक्षित होते हैं। और ज्यादातर लोग क्या होते हैं, क्योंकि इनके पास तकनीक का ज्ञान नहीं होता है। किस अवस्था में? प्रथम अवस्था में। हम पढ़ेंगे इसके बाद में इसकी तीन अवस्थाओं के बारे में।
दूसरी अवस्था है संक्रमण अवस्था। इसमें ना जन्म दर प्रारंभ में तो क्या होती है उच्च, फिर बाद में क्या हो जाती है घट जाती है, मृत्यु दर भी क्या होती है इसमें घटती रहती है। उसके बाद तीसरी अवस्था है नगरीय, औद्योगिक और संक्रमण, इससे परिवर्तित। नगरीय क्षेत्र देखो, नगरीय क्षेत्र औद्योगिक और शिक्षित, इन लोगों के पास पूंजी आ जाती है, तकनीक का ज्ञान आ जाता है। इसके अलावा इस काल में क्या होती है जनसंख्या, जन्म दर और मृत्यु दर में क्या आती है कमी आती है। निम्न जन्म दर होता है, निम्न क्या होती है मृत्यु होती है। तो इसी कारण इस अवस्था में इसका या तो जनसंख्या स्थिर रहती है या जनसंख्या मंद गति से बढ़ती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसका 3 अवस्था है, उनके बारे में देख लेते हैं, ये आपको इतने लिख लेना है। उसके बाद 3 अवस्था की बात करते हैं। देखो इस सिद्धांत की 3 अवस्थाएं हैं जो जन्म और मृत्यु पर आधारित है। इस सिद्धांत की 3 अवस्था किस पर आधारित है, जन्म और मृत्यु पर। तीन अवस्था, पहली बात करें, पहली अवस्था है उच्च जन्म व उच्च मृत्यु। ये अवस्था जिसमें ग्रामीण खेती है और अशिक्षित समाज रहता है। इस अवस्था में देखो क्या होता है, इस अवस्था के अंतर्गत कोई पहली अवस्था की बात है, ये अवस्था में लोगों के पास है ना भोजन की आपूर्ति निश्चित नहीं होती है, महामारियां होती है, लोगों के पास ज्ञान नहीं होता है, तकनीक का ज्ञान नहीं होता है, लोग ज्यादातर कृषि कार्य से जुड़े होते हैं, यानी निम्न अवस्था होती है ये व्यक्ति, जहाँ पर क्या है बहुत सारी महामारियों की वजह से मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु दर को मेंटेन करने के लिए पूर्ण उत्पादन, जन्म दर भी क्या होती है उच्च होती है, तो मृत्यु दर भी क्या होती है उच्च। इस अवस्था में जो जनसंख्या होती है वो बहुत ही धीमी गति से बढ़ती है। ध्यान रखना इस अवस्था में लोगों के पास, लिखना है इसमें, इस अवस्था में के पास भोजन की अनिश्चित वह महामारियों, इस अवस्था में लोगों के पास भोजन की अनिश्चित और महामारी से होने वाली और महामारियों से होने वाली महामारियों से होने वाली मृत्यु की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते थे, अधिक पुनरुत्पादन से करते थे। ये थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है, तकनीक का अभाव, इस अवस्था में किसका अभाव है, तकनीक का अभाव उनके पास। अधिकतर लोग खेती में कार्यरत होते हैं, खेती में क्या होते हैं कार्यरत होते हैं। अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं, अधिकांश लोग अशिक्षित क्या है अशिक्षित होते हैं। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, इनकी जीवन प्रत्याशा क्या होती है निम्न होती है। अधिकांश लोग कैसे होते हैं खेती में जुड़े होते हैं, या मैं कह सकता हूँ तकनीक या प्रौद्योगिकी का क्या होता है इसमें अभाव होता है, इनके पास ज्ञान नहीं होता है। आज से 200 वर्ष पहले विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। अवस्था देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, उच्च जन्म और उच्च मृत्यु होती है, यानी ये प्रारंभिक काल की बातें हैं जहाँ पर बहुत सारी महामारियों की वजह से भोजन की पर्याप्त
भोजन नहीं मिलने की वजह से लोगों को क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। साथ में जनसंख्या वृद्धि भी बहुत ज्यादा थी कि लोगों के पास किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं थी, उनके पास परिवार नियोजन जैसी कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनके पास किसी भी प्रकार की तकनीक का ज्ञान भी नहीं था और शिक्षा भी नहीं थी। इसकी वजह से यहाँ पर उच्च जन्म थी और साथ में बहुत सारी रीजन की वजह से, अकाल पड़ने के कारण, महामारियां होने की वजह से, भोजन नहीं मिलने के कारण क्या होती थी, मृत्यु हो जाती थी। तो इस अवस्था के इसकी सदुपूर्ति पुनरुत्पादन के माध्यम से करते थे। ध्यान रखना, जनसंख्या वृद्धि बहुत तीव्र गति के साथ तो नहीं होती थी, जनसंख्या वृद्धि होती, लेकिन जो जनसंख्या वृद्धि होती थी ना, वो मंद गति से होती थी। ध्यान रखना, ये जनसंख्या वृद्धि कैसे होती, मंद गति से या धीमी गति से होती थी। तकनीक का अभाव था, उनके पास किसी भी प्रकार की प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था। अधिकतर लोग किससे जुड़े होते थे, खेती। हमने पढ़ा है अभी पहली अवस्था में, मैंने ऐसे लिखा था, आपको याद हो तो, मैंने पहली अवस्था थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें लोग किसमें, ग्रामीण क्षेत्र में, इसके अलावा लोगों के पास क्या, खेती है, बहुत अशिक्षित है। ये पहली अवस्था की बात है, पहली अवस्था की बात। आगे है खेती है, देखो यार, ग्रामीण जनसंख्या में थी, इसके अलावा अशिक्षित लोग थे। इसमें अधिकांश लोग कैसे थे, अशिक्षित। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि एवरेज जो मृत्यु दर है, एवरेज जो जीने की है, वो कितनी थी इसकी, जैसे वर्तमान में भारत की कितनी है, 77 है जीवन प्रत्याशा। यानी एक व्यक्ति एवरेज कितने साल तक जीता है, और 84 से अबव किसकी है, जापान की। आज से 200 साल पहले विश्व के सभी देश इसी अवस्था से गुजर रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगली है दूसरी अवस्था, ये पहली अवस्था थी। दूसरी अवस्था देखो, दूसरी अवस्था है कि प्रारंभ में तो उच्च प्रजननशीलता थी, यानी जन्मदर प्रारंभ में क्या थी, उच्च रूप से ऊंची बनी रहती थी, लेकिन समय के साथ साथ वो क्या थी, घटती जाती थी। तो आप साथ साथ में लिख सकते हो कि प्रारंभ में देखो, इस अवस्था के अंतर्गत ध्यान रखना है, दूसरी अवस्था है प्रारंभ में उच्च प्रजननशीलता, यानी उच्च प्रजननशीलता। इस अवस्था में प्रारंभ में उच्च प्रजननशीलता बनी रहती है, यानी जन्म दर उच्च बनी रहती है, वह समय के साथ घटती जाती है, समय के साथ घटती जाती है। ध्यान रखना, प्रारंभ में उच्च प्रजननशीलता बनी रहती है, यानी जन्म दर प्रारंभ में उच्च बनी रहती है, लेकिन समय के साथ वो क्या होती है, घटती जाती है। इस अवस्था, ये अवस्था घटती हुई, ये अवस्था घटती हुई मृत्यु दर के साथ आती है, मृत्यु दर के साथ आती है। यह अवस्था ध्यान रखना, घटती हुई मृत्यु दर के साथ आती है। क्योंकि रीजन क्या आता है इसका, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं व स्वच्छता, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं व स्वच्छता के सुधार के साथ देखो, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं और स्वच्छता के सुधार के साथ मृत्यु दर में कमी आती है, मृत्यु दर में कमी आती है। मैं आपको सिखाता हूं, देखो एक सिद्धांत आपने आपकी डायग्राम बना रखा है, देखो मैं बताता हूं आपको, उससे समझना आपको इस प्रकार से। साथ में ये बनाने की कोशिश भी करना, आप इस प्रकार से बनाना है आपको। देखो उच्च जन्म, उच्च
मृत्यु, उच्च जन्म उच्च मृत्यु, इसके साथ इस अवस्था में देखना है इसे, या आपने इसे पढ़ा होगा इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। आगे देखो ये अवस्था क्या कहनी चाहती है, फिर हम कह सकते हैं ये इस प्रकार से देख लेना है थोड़ा सा। ये यहां पर है निम्न जन्म और निम्न मृत्यु, निम्न जन्म निम्न मृत्यु। अब देखो इस अवस्था के अंतर्गत ये पहली अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है, ये कौन सी है, तीसरी अवस्था है। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर ये प्राकृतिक वृद्धि को इंडिकेट करता है। ध्यान रखना यहाँ पर किसको होता है, प्राकृतिक वृद्धि को। जनसंख्या में जो प्राकृतिक वृद्धि होती है जन्म दर और मृत्यु दर से। इसके बाद यहाँ पर उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु है, यहाँ पर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु। यहाँ पर लोगों के पास किसी भी प्रकार की तकनीक का या शिक्षित नहीं थे, उनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं था। ये संक्रमण की अवस्था है। किसकी अवस्था है, ये प्रथम अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है, ये कौन सी अवस्था है, तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था निम्न मृत्यु दर और निम्न क्या होती है, जन्म दर, जिसकी वजह क्या होती है कि उन लोगों के पास क्या होती है, शिक्षा होती है। शिक्षा, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं, लोगों के पास बहुत ज्ञान होता है, उनके पास परिवार नियोजन जैसी यानी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। जबकि संक्रमण काल में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति के साथ बढ़ती है। अगर मैं आपको इसमें कुछ बताऊं, आपको अगर समझ में आए तो देखना, ये वाला क्षेत्र है ना, ये पहली अवस्था स्टेज की बात करूं, फर्स्ट स्टेज की ये जो महाद्वीप है उसमें अफ्रीका महाद्वीप के ज्यादातर देश आएंगे। जबकि विकासशील देश में इसमें विकासशील, ये अविकसित देश है प्रथम अवस्था के अंतर्गत, अविकसित देश आएंगे इसके अंतर्गत। जो दूसरी अवस्था है उसमें विकासशील देश आएंगे। दूसरी अवस्था में कौन से आएंगे, विकासशील। जबकि तीसरी अवस्था में ज्यादातर देश कौन से आएंगे, विकसित देश आएंगे। आप उदाहरण के तौर पर लिख भी सकते हो तीसरी अवस्था, जैसे तीसरी अवस्था के अंतर्गत आप कनाडा का नाम लिख सकते हो, यूएसए का नाम लिख सकते हो, इसके अलावा जापान का नाम लिख सकते हो। इसमें देखो आप श्रीलंका लिख सकते हो, कौन सा, श्रीलंका। अरे इसमें तो खूब सारे देश आते हैं पहली अवस्था के अंतर्गत, खूब सारे। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। ये अवस्था दूसरी अवस्था थी। अब बात करते हैं तीसरी अवस्था की। ये तीसरी अवस्था है। देखो इस अवस्था के बारे में बातचीत करते हैं। ये अवस्था ध्यान रखना, इस अवस्था के अंतर्गत लोगों में क्या होती है, तकनीक का ज्ञान हो जाता है, शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उनका विकास हो जाता है। जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर, इसके अलावा वो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर, अशिक्षित से शिक्षित और खेती से नगरीय क्षेत्र की ओर, इन लोगों में बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, सुधार हो जाता है। तो इसके अंतर्गत आप कुछ लिखना है कि जनसंख्या इस अवस्था में जनसंख्या स्थायी या मंद गति से बढ़ती है, स्थायी या मंद गति से बढ़ती है। इसके अंतर्गत फिर इसमें क्या लिखोगे कि जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है। नगरीय व शिक्षित हो जाती है इस अवस्था के अंतर्गत। फिर इनके पास तकनीक का ज्ञान हो जाता है। तकनीक का ज्ञान हो जाता है, यह ध्यान रखना इस अवस्था के अंतर्गत। मैंने आपको इसको डिटेल से बता दिया है। इसके अलावा इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। यह आपको सबसे सरल क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय कौन कौन से हैं। तो देखो जनसंख्या
नियंत्रण के उपाय। अब आप खुद बताओ जनसंख्या को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। जनसंख्या को कंट्रोल जैसे परिवार नियोजन के आधार पर किया जा सकता है, यानी बच्चों में अंतराल करके, या हम दो हमारे दो की उनको लेकर। इसके अलावा लोगों में प्रचार प्रसार करना चाहिए। इसके अलावा बड़े परिवारों को जो गर्भ निरोधक सामग्री है वो उसको फ्री में क्या करना चाहिए, उपलब्ध करानी चाहिए। यौन संबंधी शिक्षा देनी चाहिए इनको। इसके अलावा बाल विवाह पर रोक लगानी चाहिए और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो ये कुछ है, तो आप इनको लिख सकते हो। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, जैसे परिवार नियोजन, दूसरा बाल विवाह पर रोक, तीसरा स्त्री शिक्षा को बढ़ावा, चौथा यौन संबंधी शिक्षा को पाठ्यक्रम या सिलेबस में शामिल करना, ये ध्यान रखना। इसके अलावा प्रचार प्रसार करना, यानी विज्ञापन के माध्यम से इसमें क्या करना, प्रचार प्रसार करना, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा देखो बड़े परिवारों को गर्भ निरोधक सामग्री उपलब्ध करा के हो सकता है। इसके अलावा शिक्षा बाल, ये 5 याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर ये अपना चैप्टर खत्म हो गया। माल्थस जो आपको सिद्धांत है थॉमस माल्थस का, वो सिद्धांत अपने इस बार सिलेबस में नहीं है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है। तो आज का ये कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम मानव विकास वाला टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जय हिंद।